एपिसोड 51 से 60 तक। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रुद्र सिंघानिया मन्नत को अपने रूम से बाहर निकालकर बालकनी में धकेल देता है। वह एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता कि मन्नत को कितनी चोट आई है। वहीं मन्नत जो ऐसे अचानक धकेले जाने की वजह से संभल नहीं पाती और गिर जाती है, जिस वजह से उसके हाथ छिल जाते हैं और उसमें से खून निकलने लगता है। अब आगे इस तरह से वह मन्नत को वहाँ छोड़कर बालकनी से अंदर आ जाता है, पर अंदर आते वक्त वह बालकनी के दरवाजे को लॉक कर देता है कि कहीं वह लड़की अंदर न चली आए। एक पल के लिए भी उसके मन में यह ख्याल नहीं आता है कि कितनी तेज ठंड बाहर पड़ रही है। ठंड का मौसम था और मन्नत ने हल्का सा कपड़ा पहना हुआ था, लहंगा चुनरी, जो कि बहुत ही हल्के नेट से बना हुआ था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। वह अपनी सूनी आँखों से अपने हाथों को फैलाकर उसमें से बह रहे खून को देख रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वह बस सूनी आंखों से अपने हाथों को एकटक देखे जा रही थी। उसके मन में क्या चल रहा था यह बता पाना बहुत मुश्किल था। वहीं रुद्र, जिसने मन्नत को पनिशमेंट दे दिया था, उसे अब बहुत अच्छा लग रहा था। वह मन ही मन बोलता है कि चलो, इस गोल्ड डिगर लड़की को मैंने अच्छी सज़ा दे दी है, सुबह तक में इसका होश ठिकाने आ जाएगा और इसे मैं धक्के मारकर अपने घर से निकाल दूंगा। इतना बोलकर वह सीधा जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है। वह इधर उधर करवट बदल रहा था, पर उसे नींद नहीं लग रही थी। आज उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं, कुछ बेचैनी सा एहसास हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ गलत हो रहा है और बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वह बार बार अपने बिस्तर पे इधर उधर करवट मारता रहा, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। तो उसे लगा कि शायद उसने इतने कपड़े पहन रखे हैं, ठंड की वजह से ऐसा होगा। यह सब सोचकर वह अपने कपड़ों को उतार देता है। अब वह नीचे बस एक लोअर में था। उसने अपने शरीर के सारे कपड़े उतार दिए थे। इस वक्त उसका बॉडी ऊपर साइड से बिल्कुल निकेट था और उसके 8 पैक साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अगर कोई ऐसे उसे देख लेता तो बस देखता ही रह जाता। वह इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। शायद उससे ज़्यादा सुंदर तो कोई हो ही ना। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर उलझन बनी हुई थी। वह अब फिर से जाकर बेड पर लेट जाता है, लेकिन अब भी उसकी बेचैनी उतनी ही बनी हुई थी। इसी तरह धीरे धीरे कर आधी रात बीत जाती है। वह अपनी बेचैनी और उलझन के चक्कर में भूल गया था कि उसने मन्नत को बिना किसी बिस्तर वगैरह दिए ही वहाँ पर धकेल दिया था। उसने एक बार भी नहीं देखा था कि बालकनी में सोफा नहीं है। उसे लगा था कि वह सोफे पर सो जाएगी। वहीं मन्नत जो बाहर बालकनी में थी, ऊपर पूरा खुला हुआ था, जिस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर ही उसका जम जाएगा। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसे अपने शरीर में अकड़न सी महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मानो रात जैसे जैसे बढ़ रही थी, ठंड भी वैसे वैसे बढ़ रही थी। वहीं मन्नत की आंखों में पता नहीं कौन सा दर्द था। ना तो वह रो रही थी, ना ही कुछ बोल रही थी, बस एकटक ऊपर आसमान को देख रही थी, जिसमें कोहरे की वजह से धुंधला धुंधला सा सिर्फ चांद ही नजर आ रहा था। तारे तो जैसे कहीं खो गए थे।
ठंड हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे लग रहा था मानो हड्डी तक को गला देगी। मन्नत अपनी जगह पे से उठकर अगल बगल अपनी नज़रें डालकर देखने लगती है। वह ढूंढ रही थी कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वह बैठकर इस रात को काट सके, क्योंकि उसे अब अच्छे से पता चल गया था कि उसे अपनी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि जिस इंसान ने उसे यहाँ धकेला था वह भूलकर भी उसे अंदर नहीं बुलाने वाला है। शायद अब तक तो वह गहरी नींद में आराम से सो चुका होगा। यही सब सोचकर वह अपनी जगह से उठकर दीवार के कोने में जाकर दुबक कर बैठ जाती है। फिर भी उसे गर्मी कहीं से प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि दीवार भी तो सीमेंट की बनी है, जिस वजह से वह ठंड में पूरी तरह से बर्फ की तरह गल रही थी। जैसे ही उसका शरीर दीवार को टच करता है तो पूरे शरीर में कंपन सी दौड़ जाती है। ठंड की वजह से उसका अब पूरा शरीर कपकपाने लगा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में इतनी ठंडक थी जैसे मानो उसे इस सब से कोई फर्क न पड़ रहा हो। दर्द का तो नामो निशान नहीं दिख रहा था। पता नहीं वह क्या बात थी जिस वजह से उसकी आंखें इतनी ठंडक लिए हुए थी। वह शांति से अपनी जगह पर दीवार से सटकर बैठ जाती है। आम कोई इंसान होता तो वह इस गलते हुए दीवार पर अपने खुले शरीर को टच करने की कोशिश न करता, क्योंकि मन्नत का ब्लाउज पीछे से बड़े गला वाला था, जिससे उसकी गोरी कमर और बैक साफ साफ विजुअल हो रही थी। अब आप लोग कहेंगे मन्नत तो सांवली है, तो वह गोरी कहाँ से हो गई? जी हाँ, वह सांवली ही है, लेकिन वह सिर्फ दिखावे के लिए सांवली है। बाकी तो वह कैसी है आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। और उसने अपने आप को पूरी तरह से इसीलिए ढका था क्योंकि उस समय उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह अपने आप को पूरी तरह से सांवले रंग में ढाल सके। इसलिए उसका जितना शरीर सामने से दिख रहा था उसने उसे अच्छे से सांवला बना लिया था, लेकिन बैक को उसने अच्छे से अपने दुपट्टे से ढक लिया था, जिस वजह से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, और अपने बालों को खोल रखा था। इस वजह से बैक का कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही किसी ने ध्यान दिया था। लेकिन अब इस कड़ाके की ठंड में जहाँ उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, कपड़ों की गर्मी पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि कपड़ा इतना पतला था कि वह उसे गर्म रखने में सक्षम नहीं था। फिर भी जैसे मानो उसको कोई असर ना हो, वह उसी तरह दीवार में सटे हुए उसी जगह पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गहराई थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रही हो। तभी उसके आंखों के सामने एक धुंधला सा दृश्य दौड़ता है। एक धुंधला सा दृश्य दिखाई देने लगता है। माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को आंसू भरी आंखों से पुकार रही थी। इस समय उसके आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द था। ऐसे लग रहा था जैसे मानो उसे कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। उस बच्ची के शरीर पर कई जगह जख्म बने हुए थे और उसके शरीर से खून निकल रहा था। वहीं उसके सामने उसकी माँ जो खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत ही बेरहमी के साथ मारा हो। उसके शरीर पर बहुत ही ज़्यादा
घाव बने हुए थे जिसमें से खून तेजी से बह रहा था। वहीं सामने वह नन्ही सी बच्ची जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, वह किसी तरह सरकते सरकते बहुत ही मुसीबत से अपने माँ के पास पहुँचती है। वहीं उसकी माँ जो बेजान सी अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रही थी जिससे वह अपनी नन्ही सी परी को देख सके। उसका पूरा शरीर जख्म से भरा था, उसके शरीर से खून इतनी तेजी से बह रहा था कि वह पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह उठकर अपनी बच्ची को अपने गले से लगा सके, और ना इतनी ताकत थी कि वह अपनी बंद होती आंखों को झपकाकर दोबारा खोल सके। वह अपने बंद हो रहे धुंधले धुंधले आंखों से अपनी बच्ची के रोते हुए चेहरे को देख रही थी। वह इतनी ज़्यादा बेबस और लाचार थी कि उसे अपने आप पर रोना आ रहा था। वह मन ही मन भगवान से कह रही थी कि तुझे मुझ पर तरस नहीं आ रहा है, इतने दर्द और इतने तकलीफ़ों के बावजूद। मैंने किसी तरह जीना सीखा, और आज जब मैं अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जी रही थी तब तूने मुझे यह गहरा जख्म दे दिया है। भगवान, तू किस जन्म का बदला मुझसे ले रहा है? मेरे साथ जो करता करता पर इस मेरी नन्ही सी बच्ची के साथ जो तूने किया वह अच्छा नहीं किया। तुझे तो भगवान होने का दर्जा ही नहीं मिलना चाहिए। तू अगर भगवान होता तो मेरी नन्ही सी बच्ची की जान तो बचा लेता। मुझे मरने से डर नहीं लगता है, मेरी मौत हो जाए मुझे इस बात से डर नहीं लगता है, लेकिन मेरी नन्ही सी बच्ची को बचा ले। अगर तू सच में भगवान है तो बस मेरी नन्ही सी बच्ची को जिंदा रख, उसकी सांसों की बागडोर उससे ना छीन। अगर वह मर गई तो याद रखना कोई तुझे भगवान नहीं बोलेगा, तू पूजने लायक नहीं रहेगा। वह इस समय अपने दर्द को अपने भगवान को सुना रही थी और उसे अपने तकलीफ़ को बयां कर रही थी। वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि उसकी बच्ची को कोई बचा ले। वहीं वह नन्ही सी बच्ची जो अपनी माँ को इस तरह कलहते हुए देख रही थी, उसके आंखों से आंसू झरझर कर बह रहे थे। वह रोते रोते उसका गला इतना ज़्यादा दर्द करने लगा था कि उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वह कढ़िलते कढ़िलते अपनी माँ के पास तक पहुँच जाती है और अपनी माँ को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। माँ, माँ, तुम्हें क्या हुआ? प्लीज़ माँ, आंखें खोलो। माँ, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। माँ, प्लीज़ आंखें खोलो। वह बार बार अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रही थी। इस समय उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि अगर कोई सुन ले तो उसका कलेजा ही फट जाए। वह दर्द की वजह से बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी वह अपनी उसी दर्द भरी आवाज़ में अपने माँ को बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी। कहीं वह उसके गालों को थपथपाती, कहीं उसे कंधों से पकड़कर झकझोरती, पर उसकी माँ उठ नहीं रही थी। वह छोटी सी बच्ची अपनी माँ के सीने में अपना सर रख कर देखती है तो उसके माँ की धड़कन उसे सुनाई नहीं पड़ रही थी। यह सुनते ही ऐसे लग रहा था मानो उसकी जान निकल जाए। वह चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। माँ, माँ, प्लीज़ माँ, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं मरना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। माँ, माँ, मुझे ऐसे अकेले ना छोड़ो, मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊँगी। इस वक्त उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि सुनने वालों का भी कलेजा फट जाए। वह इतने पहर ऐसे ही रोती रही, उसे भी नहीं पता, और किस पहर रोते रोते वह बेहोश हो गई। जैसे ही यह सीन फ्लैशबैक एंड। मन्नत
की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह उसकी पलकों में डबडबाया हुआ था। लेकिन क्या मजाल है जो मन्नत उसे नीचे छलकने दे। उसकी आंख आंसुओं से इस कदर भर गई थी कि मन्नत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। फिर भी उसने अपने आप को इस कदर मजबूत बना रखा था कि उसकी आंखों से आंसू छलककर नीचे नहीं बह रहे थे। यह उसका दर्द था जो हर पल उसे जीने नहीं देता था। उसे हर एक पल 100 मौत मारता था। वह जिंदा रहते हुए भी एक लाश की तरह जिंदगी जी रही थी, क्योंकि अभी तक उसे अपने माँ के कातिलों का पता नहीं चला था। और आज वही पल था जब उसे एक हल्का सा सुराग मिला था, जिस वजह से वह उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए उस होटल में गई थी और उसने उसे आराम से पकड़ लिया था। अब बस वह किसी तरह इस व्यक्ति से उस रात का सच जान ले। उसके बाद जो तबाही आने वाली है वह तबाही तो दुनिया देखती रह जाएगी। इस वक्त मन्नत पूरी तरह से ठंड की वजह से अकड़ चुकी थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसके होंठ धीरे धीरे कर नीले पड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो उसका शरीर फ्रीज हो चुका हो। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि शायद ही ऐसी ठंड में कोई बाहर जिंदा बच पाए। धीरे धीरे कर वह बेहोश हो जाती है। किसी तरह रात बीतती है और सवेरा होता है। रुद्र की आंखें अपने उसी टाइम पर खुल जाती है जैसे हर रोज खुलती थी। पर आज रुद्र के दिल को सुकून मिल रहा था, क्योंकि आज रुद्र ने रात में वह भयानक सपना नहीं देखा था, जिस सपने की वजह से वह हर रोज अपनी नींद में तड़पता रहता था और बेचैन हो जाता था। वह भले ही इतने सालों से सोता आ रहा हो, पर उसने कभी पूरी नींद नहीं ली थी, जिस वजह से गुस्सा उसके सर पर चढ़ चुका था। वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, लेकिन आज वह बहुत ही ज़्यादा शांत था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर, उसका मन, उसका दिमाग पूरी तरह से हल्का हो गया हो। वह सोचता है कि आज मैंने वह सपना नहीं देखा, वह भयानक सपना नहीं देखा। ऐसा क्यों हुआ? हर रोज़ तो मैं वह सपना देखता हूँ, पिछले कई सालों से ऐसा हुआ। यह सब सोचते हुए वह अजीब से कश्मकश में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में इतने सालों से लगातार हर रोज़ दिखने वाला वह भयानक सपना आज उसे कैसे नहीं दिखा। उसके दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ जाती है। वह झट से अपने बिस्तर से उठता है और फ्रेश होने चला जाता है। इस वक्त वह बहुत ही जल्दीबाजी में था। वह बहुत जल्दी अपने कपड़े पहनता है और तैयार होता है और फिर कहीं जाने के लिए अपने रूम से बाहर निकल जाता है। वह एक पल के लिए भी यह नहीं सोचता है कि इस वक्त उसके रूम में उसके साथ उसकी पत्नी भी है। वह तो बिल्कुल भूल ही गया था कि उसकी शादी भी हो चुकी है और उसकी कोई पत्नी भी है जिसे उसने बालकनी में लॉक कर दिया है। वह अपने रूम से निकलकर चला जाता है। वहीं सुबह के 7 बज चुके थे। नीचे दादी जी, मेनका और सोनाली जो सुबह ही उठ जाती थी, वह अपना अपना काम कर रही थी। वहीं सर्वेंट भी अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक दादी जी की नज़र रुद्र पर पड़ती है, तो दादी जी रुद्र को रोकते हुए बोलती है, अरे वाह, मेरा पोता तो बड़ी जल्दी उठ गया। मुझे तो लगा था कि वह आज दोपहर तक में भी नहीं उठेगा। उसकी बातों को सुनकर रुद्र को कुछ भी समझ नहीं आता। वह इस वक्त बहुत जल्दी में था। तभी वह बोलता है कि आप क्या बोल रही हैं दादी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, फ़िलहाल मैं बहुत जल्दी में हूँ। तभी दादी जी बोलती हैं, अरे खोटे, थोड़ा सुन तो मेरी बात सुन ले तब जाना।
लेकिन रुद्र बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनता है। तभी वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। दादी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। उन्हें लगता है कि शायद वह शर्मा रहा है, इस वजह से भाग रहा है। अब भला दादी जी को कौन समझाए कि डेविल कभी शर्मा भी सकता है। यह तो दादी जी के ख्याली पुलाव थे। यहाँ तो रुद्र जी को अपनी पत्नी का ख्याल ही नहीं था। वह तो अभी भी अपने आप को सिंगल समझ रहे थे। वह बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल जाता है। वहीं दादी जी की बात करने की आवाज़ सुनकर मेनका जी और सोनाली जी भी अपना काम छोड़कर उस ओर देखने लगती हैं। तो देखती हैं कि रुद्र घर से बाहर जा रहा था। वह लोग एक दूसरे को देखने लगती हैं, जैसे पूछ रही हो कि यह कहाँ जा रहा है, और फिर दोनों ही आपस में कंधे उचका देती हैं कि हमें क्या पता। फिर इसी तरह धीरे धीरे सभी लोग अपने काम में लगे रहते हैं। घर के बच्चे भी उठकर अब ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुके थे। अब ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो चला था। सुबह के 9 बज गए थे, पर अभी तक मन्नत नहीं उठी थी। वहीं दादी जी को कुछ अजीब लगने लगता है। तभी दादी जी मेनका से बोलती हैं, अरे मेनका बहू, तेरी बहू तो बड़ी लापरवाह निकली। देख तो इतना टाइम हो गया है, पर अभी तक यह उठी नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे कि रात भर नींद ही न ली हो। तभी सोनाली, जो कि बहुत ही चंचल स्वभाव की थी, वह हंसते हुए कहती है, अरे मम्मी जी, क्या पता हमारा बेटा रात भर उसे सोने ही नहीं दिया हो, उसे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया हो कि सुबह उसकी नींद ही ना खुली हो। वह थकी होगी। कोई बात नहीं, आज सो गई, कल से उसे हम बता देंगे कि वह जल्दी उठ जाए। वैसे भी आज कुछ रस्में करने की बाकी है। अगर वह सुबह उठी होती तो उससे करवा देते, लेकिन अब देर हो रहा है तो हम कल के लिए इसे पोस्टपोन कर देते हैं। फिर वह लोग सभी बैठकर नाश्ता करने जाने लगते हैं। तब दादी बोलती हैं, अरे खोटियो, तुम सब नाश्ता करोगे और क्या इस घर की बहू नाश्ता नहीं करेगी? उसे भी तो कोई जाओ बुलाकर लाओ। तभी मेनका जी बोलती हैं, मम्मी जी, मुझे लगता है कि उसका नाश्ता हमें उसके रूम में ही पहुंचवा देना चाहिए। हो सकता है वो थकी हो और अभी तैयार भी न हुई हो, इस वजह से काफ़ी देर हो जाएगा। तो दादी जी बोलती हैं कि कोई बोल तो तू सही रही है, चल कोई बात नहीं, उसका नाश्ता रूम में ही पहुंचवा दे। आज पहली बार है ना, इसलिए उसे थोड़ा शर्म भी आएगी और वह यहाँ हम लोगों के बीच में अपने आप को कंफर्ट भी महसूस नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे जब वह हम लोगों के बीच रहने लगेगी तो उसे थोड़ा बहुत हम लोगों की आदत हो जाएगी और वह थोड़ा सा खुल जाएगी, तो सभी के बीच में घुलना मिलना सीख लेगी। उनकी बातों को सुनकर अहिल्या जी सर्वेंट को नाश्ता की एक थाली लाने को कहती हैं। सर्वेंट भी जल्दी से थाली तैयार करके ले आता है। तब वह बोलती हैं, बहू जाकर रूम में यह नाश्ता दे आ और उसे सुबह क्या पहनना है यह भी बता दे। तभी अहिल्या जी बोलती हैं, अरे माँ जी। तभी मेनका जी बोलती हैं, अरे माँ जी, गड़बड़ हो गई। हमने तो उसे रात में कोई कपड़े ही नहीं दिए थे और हमने देखा था वह लड़की कोई कपड़ा लेकर भी नहीं आई थी। उसकी बातों को सुनकर कार्तिक तपाक से बोल देता है, क्या कहा आपने? यह तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि बहू एक जोड़े में घर आई है। अरे वाह, यह तो लेटेस्ट न्यूज़ बननी चाहिए। मॉम, हम क्या कहते हैं, इसे रिपोर्टर को बता दो, हमारी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होगी और हमारा नाम और भी ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा।
कि हमने अपने घर की बहू को सिर्फ दुल्हन के एक जोड़े में लाया है। उसकी बातों को सुनकर सोनाली जी उसके सर पे एक थप्पड़ लगाती हैं और बोलती हैं, नालायक कहीं का, अपना मुंह बंद रखा कर। कितनी बार समझाया है, यह शादी अभी सीक्रेट है, किसी को नहीं बतानी है। तुझे समझ नहीं आती का? अपना यह टपर टपर वाला मुंह किसी के सामने देखना खोल मत देना, वरना मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। दादाजी ने पहले ही बताया था कि इस शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे लगता है कि दादाजी को पहले ही पता था कि रुद्र इस शादी को ज़्यादा दिन तक नहीं निभाएगा, और अगर बात फैल गई तो बाद में अगर रुद्र इस लड़की को छोड़ेगा तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। दादाजी वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं। उन्होंने शादी भी करवा दी और लड़की को सुरक्षित भी कर दिया, और रुद्र के छोड़ने के बाद उसे इतनी एलिमनी तो ज़रूर मिल जाएगी कि वह अपनी ज़िंदगी को सुकून से बिता सकेगी। लेकिन लोगों के तानों का क्या, वह उसे जीने नहीं देते, इसलिए दादाजी ने यह रास्ता निकाला होगा। उसकी ऐसी बुद्धिमानी वाली बात को सुनकर अक्षत गौर से उनकी ओर देखने लगता है और बोलता है, चाची जी आप तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं। वही जैसे ही अक्षत के मुंह से खुद के लिए तारीफ सुनती हैं तो सोनाली जी का तो दिमाग नाचने को करने लगता है। वह इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अक्षत बहुत ही कम किसी की तारीफ करता था, वरना वह किसी को नीचे गिराने में और उसकी बुराई करने में, उसे जलील करने में नंबर 1 पर था। वहीं सोनाली जी खुश होकर बोलती हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आज पहली बार तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनकर अच्छा लगा। वहीं अक्षत बोलता है कि ठीक है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी आपके अंदर आज पहली बार दिमाग दिखाई दिया है। उसकी बातों को सुनकर बेचारी सोनाली जी का तो मुंह ही बन जाता है। वहीं सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी अहिल्या जी बोलती हैं कि चलो बहुत हुआ, जाओ जाकर कोई रूम में खाना देकर आओ। तो सब लोग शांत हो जाते हैं। आखिर में उस डेविल के रूम में कौन जाए। तब अहिल्या जी मेनका जी से बोलती हैं कि जाओ तुम जाकर दे आओ। तो वह बोलती हैं, अरे माँ, मैं सबको यहाँ खाना सर्व कर रही हूँ, मैं चली जाऊँगी तो यहाँ कौन खाना देगा। तब अहिल्या जी सोनाली जी की तरफ देखती हैं तो वह पहले ही अपने दोनों हाथ सरेंडर की पोजीशन में खड़ा कर देती हैं और बोलती हैं, ना बाबा ना, मुझे तो मत भेजना, वरना अगर रुद्र को पता चला तो वह मुझे कौन सा पनिशमेंट देगा। यह सोचकर ही मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मुझे तो मौत के मुंह में जाने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। माँ जी आप चाहे जितना भी मुझे कह लें, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। वहीं अहिल्या जी को गुस्सा आने लगता है। उसकी बहुएं बिल्कुल भी उनके कस्बस में नहीं थी, वह तो उनके हाथ से ही निकली जा रही थी। वह गुस्से से अपनी आंखें फाड़कर सोनाली जी को देखती हैं, मानो उन्हें डरा रही हों। तभी सोनाली जी कहती हैं, माँ जी आप चाहे आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, चाहे डंडा लेकर मारो, मुझे सब मंजूर है, पर मैं तो रुद्र के कमरे में नहीं जाने वाली हूँ। अब बात आ जाती है कि अब कौन जाएगा। तभी अहिल्या जी प्यार से खुशी की ओर देखती हैं। वह जानती है कि खुशी जी को वह चाहे जो कहे, खुशी उनकी बातों को मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह बहुत ही प्यारी और भोली भाली है। जब खुशी देखती है कि दादी माँ उसकी ओर देख रही है तो वह हकलाते हुए बोलती है, दादी जी आप मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हैं। आपको तो पता है भाई कैसे हैं, वह मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं उनके रूम में गई थी तो। तब अहिल्या जी बोलती हैं, कल भी तो तुम उनके रूम में गई थी, क्या उसने तुझे कुछ कहा। तो खुशी सोचने लगती है कि अरे हाँ, मज़ा आ गया, कल मैं भाई के रूम में गई थी और भाई ने मुझे कुछ नहीं कहा। इसका मतलब लोग सही कहते हैं, बीवी आने के बाद भाई बदल जाते हैं। वह सच में बदल गए, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा है, भगवान करे उनकी एक नहीं 2-4 और बीवियाँ आ जाए भाई और एकदम से बदल जाएं। यह बोलकर वह भगवान को धन्यवाद अदा करने लगती है। अब भाई कोई हमारी इस खुशी को समझाए, एक बीवी को तो वह एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, 2-4 का क्या करेगा।
तभी अहिल्या जी बोलती हैं, खुशी जाओ तुम देकर आओ, और हम एक सर्वेंट के हाथों कुछ कपड़े और गहने भेज रहे हैं, वह भी उन्हें दे देना और बता देना कि यह रिवाज है, इसे पहन लेंगी, जिससे आज उनकी मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी कर देंगे। वहीं मेनका जी आश्चर्य से दादी की ओर देखते हुए बोलती हैं, अरे माँ, आपने मुंह दिखाई के लिए किसे बुलाया है? क्या आपने इस शादी को पब्लिक कर दिया है? तभी दादी बोलती हैं, अरे नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, मैं यह नहीं बोल रही हूँ कि मैंने किसी को बताया है, वह तो हम आपस में ही इस रस्म को पूरा करेंगे और जो गिफ्ट वगैरह लिए हैं उसे दे देंगे। उसकी बातों को सुनते ही मेनका जी शांत हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि माँ जी कहीं इस शादी को पब्लिक कर दी और रुद्र नहीं माना तो फिर उसकी इमेज थोड़ी खराब हो जाएगी और फिर कोई दूसरी लड़की जल्दी शादी करने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है। वहीं खुशी एक सर्वेंट के साथ अब ऊपर फ्लोर की ओर जाने लगती है। आज उसे जाते वक्त बहुत कम डर लग रहा था, वहीं उसके पीछे चल रहे सर्वेंट का तो हाथ पैर कांप रहा था। उसे इस वक्त ऐसा डर लग रहा था मानो वह यमराज के पास जा रहा हो और यमराज का दूत उसे खींचते हुए अपने साथ यमराज के पास ले जा रहा हो। वह पूरे रास्ते खुशी को यमराज के रूप में, दूत के रूप में देख रहा था। इस वजह से उसका शरीर और ज़्यादा कांपने लगता है। वहीं खुशी बेचारी अपनी चाल चली जा रही थी, उसे तो पता ही नहीं कि पीछे वाले ने उसे क्या से क्या बना दिया है। लेकिन जैसे ही खुशी उस फ्लोर पर पहुंचती है तो उसकी भी घबराहट थोड़ा बढ़ जाती है। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है कि वह भाई से कितना ज़्यादा डरती है कि इस फ्लोर पर आने मात्र से उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, वह मन ही मन बोलती है, चलो खुशी चलो, तुम कर लोगी यह काम, तुम अपने मिशन को ज़रूर पूरा कर लोगी, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली हो। इसलिए अब बिल्कुल शांत मन से आगे बढ़ो और अपने मिशन को पूरा करो। यह सब बोलते हुए वह धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रही थी। जैसे जैसे वह दरवाजे के पास पहुंच रही थी उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वहीं वह सर्वेंट, उसे तो ऐसे लग रहा था मानो इसी क्षण वह यहाँ से गायब हो जाए, वरना उस डेविल को पता चला तो वह उसे कौन सा पनिशमेंट देगा, क्योंकि उसका सज़ा देने का तरीका इतना अलग था कि देखकर ही लोगों की रूह कांप जाए। सज़ा पाने वालों का क्या होता होगा यह तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था। जैसे ही खुशी जैसे ही रुद्र के रूम के दरवाजे के पास पहुंचती है, वह सर्वेंट जल्दी से खुशी के हाथों में खाने की थाल रखकर ऐसे भागता है जैसे मानो उसके पीछे शेर पड़ गया हो। खुशी तो बस अपनी आंखें फाड़े उसे देखते रह जाती है और मन में कहती है, अरे बाप रे, यह क्या देख रही हूँ, अभी यह मेरे पीछे ऐसे आ रहा था जैसे इसके शरीर में जान ही ना हो, और अब ऐसे भाग रहा है जैसे मैराथन दौड़ने जा रहा हो। सच में अगर इसे इस वक्त मैराथन दौड़ में भेज दिया जाए तो यह सबसे पहला नंबर पाएगा। यह बोलते हुए वह मुस्कुराते हुए दरवाजे को धीरे से खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। अब खुशी दोबारा खटखटाती है, फिर भी आवाज़ नहीं आती। इसी तरह वह 4 से 5 बार दरवाजे को नॉक करती रहती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो उसे बड़ा अजीब लगता है। तो वह सोचती है शायद भाभी बाथरूम में होगी, क्योंकि भैया तो जा चुके हैं, क्यों ना मैं एक बार अंदर झांक कर देख लूँ। यह सोचकर वह दरवाजे को धक्का देती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। तो वह धीरे से अपना सर डालकर अंदर झांकती है तो उसे बेड पर कोई नहीं दिखाई देता। फिर वह धीरे से अंदर आ जाती है, लेकिन जैसे ही अंदर आती है तो देखती है कि पूरा बेड जैसा का तैसा सजा हुआ है।
और बिस्तर पर ब्लैंकेट एक साइड पड़ा हुआ है। फिर भी वह छोटी थी, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। वह सोचती है, लगता है भाभी को फूलों से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए उन्होंने फूलों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। यह सब सोचते हुए वह खाना साइड के टेबल पर रख देती है और इधर उधर देखने लगती है। उसे अपने भाई का रूम बहुत ही ज़्यादा डरावना महसूस कराता था, लेकिन आज रूम बहुत ही प्यारा लग रहा था। वह चारों तरफ घूम घूम कर देख रही थी। उसे लगा कि उसकी भाभी बाथरूम में होगी, जिस वजह से वह कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन अब थोड़ी देर हो जाता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। तब वह भाभी भाभी कहकर आवाज़ लगाना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी उसे कोई आवाज़ नहीं आता। तो वह क्लोजेट में जाकर देखती है। फिर उसके बाद थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके वह बाथरूम को खोलकर देखने जाने वाली थी। उसे इस वक्त यही लग रहा था कि कहीं अगर गुस्से वाली भाभी हुई तो इस तरह से बाथरूम में झांकने के लिए पता नहीं उससे कितना ज़्यादा नाराज़ हो जाए और उसे पता नहीं उसके बारे में क्या सोचने लगे। लेकिन फिर भी उसे थोड़ी चिंता हो रही थी, जिस वजह से उसका मन नहीं मानता और वह धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाती है। फिर भी वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आता। अब वह आवाज़ लगाने लगती है और दरवाज़ा को थोड़ा और ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर देती है। अभी भी बाथरूम से कोई आवाज़ नहीं आता। इस बार खुशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है और वह मन ही मन सोचती है, क्या यह बिल्कुल पागल हो चुकी हैं? जब एक बार खटखटाया तो समझ नहीं आया क्या? इतना बोलकर वह थोड़ा ज़ोर से मारती हैं तो दरवाज़ा एकाएक खुल जाता है। वहीं जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो उसे वहाँ उसकी भाभी नहीं दिखाई देती है। वह चारों ओर अपनी नज़रें दौड़ाने लगती है, यह क्या भाभी यहाँ भी नहीं है? वह थोड़ा घबरा जाती है, आखिर में भाभी कहाँ गई? वह जल्दी जल्दी सभी और देखने लगती है, रूम में, क्लोजेट में, साइड रूम में, सब जगह, लेकिन भाभी कहीं नज़र नहीं आती। वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी अचानक उसे याद आता है, अरे हो सकता है सुबह सुबह ताज़ी हवा लेने के लिए बालकनी साइड गई हो, वहाँ जाकर देख लूँ। लेकिन जैसे ही वह बालकनी साइड जाती है तो देखती है कि वह तो बंद है। यह सोचकर वह आप वापस आने लगती है, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आता है कि हम सब ने किसी ने भाभी को नीचे जाते नहीं देखा। भाभी क्या यह विला घूमने के लिए अकेले ही निकल गई थी? अरे यार, अगर वह थोड़ा सा मुझे बताती तो मैं भी खुशी खुशी उनके साथ अपने घर में घूम लेती और उन्हें भी पूरा घर दिखा देती। यही सब सोचकर वो मुंह बनाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र सफ़ेद फर्श पर गिरे खून के कुछ बूंदों पर जाता है। वह ध्यान से उसे देखने लगती है, क्योंकि खून सूख चुका था, लेकिन जिस तरह से वह कतार में लगते हुए बालकनी की ओर जा रहा था, यह देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य होता है। वह कहती है, क्या यह खून है? वह ध्यान से नीचे बैठ जाती है और उसे देखने लगती है तो उसे समझ आता है कि हाँ, यह तो ब्लड ही है। यह सोचकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसके अंदर घबराहट आने लगती है। क्या हुआ होगा? आखिर में यह खून किसका होगा? क्या भाई ने भाभी को? इतना सोचते हुए वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वह जल्दी से बालकनी की ओर दौड़कर जाती है और वहाँ का दरवाज़ा खोलती है, लेकिन यह क्या, सामने उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वह जल्दी से बाहर निकलती है और अपने चारों ओर नज़र दौड़ाकर देखने लगती है। अब भी वहाँ कोई कुछ नहीं दिखाई देता तो उसे लगता है कि शायद उसे ही कोई गलतफहमी हो रही होगी। भाभी यहाँ नहीं है। उन्हें चलकर अब विला में ढूंढना चाहिए। ज़रूर वह विला घूमने निकल गई होंगी और भाई ने ही कहा होगा। शायद वह अकेले बोर होती, इस वजह वह घूमने गई होंगी। इतना कहकर वह
वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जैसे ही वह अपने कदम दरवाज़ा से अंदर रखने वाली थी, अचानक से उसकी नज़र कोने में जाती है। जैसे ही वह कोने में देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह आश्चर्य से उधर देखने लगती है और अचानक जोरदार चीखती है। उसे लगता है कि शायद भाभी उसकी मर गई है। जिस पोजीशन में वह वहाँ बेहोश पड़ी थी, ऐसी पोजीशन में अगर कोई नॉर्मल इंसान भी देखता तो उसे यही लगता कि सामने वाला इंसान जिंदा नहीं है। यह तो बेचारी खुशी थी, इसे तो इतना ज़्यादा समझ भी नहीं था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और चीखने लगती है। वहीं बाहर का दरवाज़ा खुला होने की वजह से उसकी आवाज़ें सभी नीचे हाल में सभी को सुनाई पड़ने लगती है। आवाज़ें धीरे थी लेकिन साफ साफ पता चल रहा था कि यह खुशी है जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रही है। अगर दरवाज़ा बंद होता तो कमरा साउंड प्रूफ था, उसकी आवाज़ बिल्कुल भी बाहर न जाती। लेकिन खुशी के हाथे में खाने की थाल थी, इस वजह से खुशी दरवाज़ा नहीं बंद कर पाई थी और दरवाज़ा इसी तरह खुला छोड़कर वह अंदर आ गई थी। यह इसके लिए ही अच्छा हुआ। वही उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग घबराकर तेज़ी से ऊपर की ओर भागते हैं। उन्हें लगा कि खुशी को कुछ हो गया है, पर क्या हुआ होगा। सबके मन में अलग अलग ख्याल आ रहा था। वहीं अक्षत तो तुरंत यही सोचता है कि यह ज़रूर उस घटिया लड़की की चाल होगी। उसने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे खुशी को चोट लग गई होगी और वह दर्द की वजह से चिल्ला रही है, क्योंकि इस वक्त उसकी आवाज़ में दर्द झलक रहा था, क्योंकि खुशी के आंसू बह रहे थे और वह देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वह अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई थी, लेकिन फिर भी वह चिल्लाना बंद नहीं कर रही थी। सभी लोग वहाँ तेज़ी से भागते हैं तो देखते हैं कि रूम में कोई नहीं है। आवाज़ बालकनी से आ रही है। वहीं अक्षत जो उसमें सबसे लंबा चौड़ा था, वह बहुत ही तेज़ी से खुशी के पास आता है और उसे तुरंत पकड़कर ऊपर से नीचे तक देखने लगता है और घबराते हुए बोलता है, बच्चा क्या हुआ? तुम इतनी तेज़ क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम्हें कहीं चोट आई है? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? वहीं खुशी घबराहट के मारे कांप रही थी और वह कुछ नहीं बोल रही थी और घर के लोग उसे चारों तरफ से घेर लिए थे, जिस वजह से अब मन्नत नहीं दिखाई दे रही थी। वह तो उनकी भीड़ में पीछे ही छिप गई थी और खुशी को इस तरह रोता देखकर सब इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि किसी को मन्नत का ख्याल ही नहीं आता। तभी कुछ भी घबराते हुए पूछता है, बच्चा क्या हुआ? तुम इतना ज़्यादा क्यों डर रही हो? तुम बताओ ना क्या हुआ? कुछ हमेशा शांत रहता था, वह ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन उसकी एक दूसरी साइड भी थी। अगर उसके अपनों को कुछ हो जाए तो वह एक शैतान बन जाता था। इस समय उसके आंखों में खून उतर आया था। उसकी बहन इस तरह बदहवास होकर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में खुशी के साथ क्या हुआ। वह उसे तेज़ी से झकझोरते हुए बोलता है, खुशी होश में आओ, होश में आओ और बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। तभी अक्षत बोलता है कि वह लड़की कहाँ गई? वह घटिया लड़की, उसने ही ज़रूर कुछ खुशी के साथ किया होगा जिस वजह से वह ऐसे रो रही है। इतना बोलकर वह उसे ढूंढने लगता है तो वह देखता है कि उसके आसपास वह नहीं है, तो उसे लगता है कि ज़रूर उसी ने कुछ किया है, तभी वह भाग गई है और छुप गई है, वरना वह भी इस वक्त यहाँ मौजूद होती। और इतनी देर से खुशी रो रही है, वह उसके पास क्यों नहीं है? यह सब सोचते हुए उसके हाथों की मुट्ठियाँ बन जाती है और वह अपना दांत पीस लेता है। उसे इस वक्त मन्नत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर उसका बस चलता तो वह इसी वक्त उसकी जान ले लेता। वहीं अब तक राजीव जी, विजय जी भी पहुंच गए थे। वह लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। दादाजी अपने स्टडी रूम में थे, जिस वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चलता है।
राजीव जी जल्दी से खुशी को अपने गले से लगाते हुए बोलते हैं, बच्ची क्या हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ, तुम शांत हो, पहले शांत हो। विजय जी भी उसे शांत करने लगते हैं। खुशी धीरे धीरे शांत होती है, लेकिन इसके बावजूद वह हिचकियां ले लेकर रो रही थी। वहीं उसे शांत होता देखकर विजय जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि बच्चा क्या हुआ, तुम इस कदर क्यों रो रही हो। तभी अक्षत गुस्से में बोलता है, अरे हुआ क्या होगा, वह घटिया लड़की जिसे दादाजी ने हमारे सर पे लाकर बैठा दिया है, उसी ने ज़रूर इसके साथ कुछ किया होगा जिस वजह से यह ऐसे रो रही है। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह गुस्से से तमतमाया जा रहा था। वहीं मेनका जी और सोनाली जी को भी याद आता है कि खुशी इस वक्त उसे खाना देने यहाँ आई थी और तभी अचानक वो चिल्लाने लगी और वह लड़की नहीं दिख रही है, वह कहाँ गई। मेनका जी और सोनाली जी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। घर के सारे लोग परेशान हैं और वह महारानी कहाँ है। अहिल्या जी को भी गुस्सा आ रहा था। कुश और कार्तिक भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। ऐसा लग रहा था कि अगर इस वक्त मन्नत उनके आ गई तो यह लोग सब मिलकर उसकी जान निकाल लेंगे। तभी खुशी रोते हुए और सिसकते हुए अपने हाथों की उंगली को उस ओर करके दिखाने लगती है। उसका इशारा समझकर जो भीड़ अभी तक वहाँ इकट्ठा हुई थी वह साइड हो जाती है और उस ओर देखने के लिए अपना सर घुमाती है। लेकिन जैसे ही वहाँ का नज़ारा देखते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। सभी लोग अपनी जगह पर बिल्कुल पत्थर की तरह जम गए थे। ऐसे लग रहा था मानो उनके अंदर सांस ही ना आ रही हो। एक पल के लिए तो वहाँ एकदम से सन्नाटा छा जाता है। वहाँ किसी के सांस तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी अचानक से राजीव जी होश में आते हैं और वह घबराते हुए उस ओर भागते हैं और बोलते हैं, इस लड़की को क्या हो गया। कहीं रुद्र ने तो इतना बोलकर उनका पूरा शरीर कांप जाता है। उन्हें अच्छे से पता था यह सब रुद्र ने ही किया है, क्योंकि यह उसका कमरा है और रात भर यही उसके साथ था। बाकी कोई भी यहाँ नहीं आया था। इसका मतलब उसके बच्चे ने नहीं, उसका बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। वह किसी की जान ऐसे नहीं ले सकता है, वह भी अपनी ही बीबी की। ऐसा नहीं हो सकता है। राजीव जी बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। उनके सांस बहुत तेज चलने लगती है। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। यही हाल अहिल्या जी, मेनका जी, विजय जी, सोनाली जी सभी का था। वहीं सारे बच्चे तो अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। अब जाकर उन्हें समझ में आता है कि खुशी क्यों इतनी ज़्यादा डर गई थी और क्यों इतना चिल्ला रही थी। तभी विजय जी होश में आते हुए कहते हैं कि भाई यह आप क्या कर रहे हैं, साइड हटिए, पहले देखिए कि वह जिंदा है कि नहीं, क्योंकि इस वक्त तक मन्नत का पूरा शरीर बर्फ में जमने की वजह से एकदम से नीला पड़ चुका था। वह लोग जैसे ही उसे छूते हैं तो उसका शरीर बर्फ के समान ठंडा था। यह देखकर उनकी तो सांस ही अटक जाती है। क्या वह मर गई थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। वह बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। उसका बच्चा ऐसे अपनी पत्नी का खून नहीं कर सकता है। वहीं अहिल्या जी, मेनका जी और सोनाली जी तो रोने लगती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि रुद्र ने यह क्या कर दिया। अरे उसे नहीं पसंद था तो छोड़ देता, निकाल देता, तलाक दे देता, हमसे कहता, पर उसकी जान क्यों ले ली। उन्हें लगा कि उनका डेविल बच्चा उसे जान से मारकर यहाँ फेंक दिया है। एक पल के लिए भी उनके मन में दूसरा कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि वह अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते थे। वह किसी की जान लेने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाता था। वह तो इंसानों को भी जानवरों की कैटेगरी में रखता था, और जैसे मुर्गे और बकरे को हलाल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह वह इंसानों का भी वही हाल करता था। डर के मारे उन लोगों के आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं अक्षत, कुश और कार्तिक तो अपने जगह पर एकदम पत्थर की तरह जम गए थे। उन्हें तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वह लोग अभी तक इस लड़की को कोस रहे थे, पर यहाँ तो यह खुद मरी हुई पड़ी है। तभी कुश होश में आता है और तुरंत रिएक्ट करता है। वह भागकर उसके पास जाता है
और उसे संभाल कर अपनी गोद में उठाता है। वहीं विजय जी भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वह कहते हैं, बच्चा जल्दी इसे अंदर ले चल और देख इसकी सांसें चल रही है कि नहीं। कुछ जल्दी से उसे लाकर बेड पर सुलाता है और फिर चेक करने लगता है। उसकी नब्ज कुछ के पकड़ में नहीं आ रही थी। एक पल के लिए तो कुछ का दिल भी बैठ जाता है। उसके आंखों में आंसू भर गए थे। क्या उसका भाई इतना ज़्यादा हार्टलेस है? उसे एक लड़की भी नहीं समझ में आई जो उसकी पत्नी है। क्या उसे एक पल के लिए नहीं लगा कि यह उसकी पत्नी है? उसने यह क्या कर दिया? उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी भी अपनी एक साइड थी जिसमें वह बहुत ही हार्टलेस और क्रूअल था, लेकिन वह इंसानियत को तो ध्यान में रखता था। लेकिन यह क्या, उसका भाई तो इंसानियत ही भूल गया है। इस वक्त उसे मन्नत के लिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। अपने भाई की जगह अगर वह होता तो कम से कम उसे डांटता, धिक्कारता और अपने कमरे से बाहर निकाल देता, लेकिन उसे गेस्ट रूम में ज़रूर सोने के लिए भेज देता। इस तरह उसे मारने की ज़रूरत क्या थी? इस वक्त खुशी के सर पर जो चोट लगी थी उससे खून बहा हुआ था, जो सूखा हुआ था और फैला भी हुआ था। इस वजह से समझ नहीं आ रहा था कि चोट कितनी दूर तक लगी है, पर उसमें ब्लड ज़रूर दिखाई दे रहा था, जिससे उन्हें लगा कि उसके भाई ने उसका सर पटक कर मार दिया होगा और वह दुबली पतली नन्ही सी जान है। एक दो बार में ही उसकी जान निकल गई होगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अक्षत सबको पीछे करता है और उसके दिल की धड़कन को चेक करने लगता है। उसे इस समय बहुत अजीब लग रहा था। वह सबके सामने ऐसे उसके सीने पर हाथ नहीं रख सकता था, लेकिन यह उसकी मजबूरी थी। वह उसके सीने पर हाथ रखता है। सभी लोग इस समय सोचने समझने की शक्ति खो चुके थे। तो वह देखता है कि उसकी सांसें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी। इस समय किसी को यह होश नहीं था कि तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाए, और वह लोग अभी डॉक्टर को भी नहीं बुला सकते थे। अगर मान लो खुशी की मौत हो गई होगी तो वह इस चीज़ को बाहर किसी के सामने नहीं ला सकते थे, वरना बहुत बड़ा बवाल हो जाता। वहीं अक्षत को जब समझ नहीं आता तो वह धीरे से अपना कान वहाँ ले जाकर सुनने लगता है, शायद उसे कुछ समझ में आ जाए। और जैसे ही वह उसके सीने में अपना सर रखता है, उसे एक अजीब सा एहसास होता है, एक ऐसे अपनेपन का, एक ऐसे एहसास का जो शायद उसका अपना हो। और यह क्यों था उसे समझ में नहीं आता। इस वक्त ना तो उसे इस लड़की से नफरत हो रही थी, ना घिन आ रही थी। उलट उसके एक अपनापन महसूस हो रहा था और दिल में सुकून महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। तभी वह एहसास करता है कि उसके दिल की धड़कन बहुत ही धीरे गति से चल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वह अपनी सांसों को बस छोड़ने ही वाली है। जैसे ही उसे यह एहसास होता है वह तुरंत जोर से चिल्लाता है, डैड, अभी मन्नत में जान बाकी है, इसीलिए जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो, कहीं देर ना हो जाए। उसकी बात को सुनकर सभी के जान में जान आती है। तुरंत ही विजय जी फ़ोन करते हैं और डॉक्टर को 5 मिनट के अंदर अपने मेंशन में आने को कहते हैं। यह उनका फैमिली डॉक्टर था, जिस वजह से उन्हें उतना ज़्यादा डर नहीं था, लेकिन फिर भी इंसान तो वह भी था। यह नज़ारा देखेगा तो वह इनके बारे में क्या सोचेगा कि इनका घर अपने बहुओं के साथ ऐसा ही ट्रीट करता है। इस समय सभी की
नज़रें झुकी हुई थी, उनका सर शर्म से झुका हुआ था। डॉक्टर घर पहुंच चुका था। वह मन्नत का इलाज कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो रहा था कि इतने ज़्यादा ठंड में रहने की वजह से, जहां एक आम इंसान की मौत होना निश्चित था, फिर यह लड़की कैसे जिंदा थी, इसके अंदर सांस कैसे बची है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिस वजह से मन्नत का पूरा शरीर ठंड की वजह से अकड़ गया था और उसका शरीर इतना ज़्यादा ठंडा था कि अगर उसे उबलते हुए पानी में भी इस वक्त डाला जाए तो वह गर्म नहीं होने वाला था। ऐसे लो टेम्परेचर में वह रहकर कैसे जिंदा रह सकती है। डॉक्टर के मन में भी अजीब अजीब से सवाल चल रहे थे। वहीं वह उसे वार्न करने के लिए एक साथ 3-4 इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसके शरीर पर इसका असर तुरंत हो जाए, और फिर बहुत सारी और भी ट्रीटमेंट करता है और उसके शरीर पर रगड़ने के लिए गर्म तेल और ताप देने के लिए ब्लोअर लाने को कहता है। सभी लोग इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वह जल्दी जल्दी सारा काम कर रहे थे। वहीं मेनका जी जल्दी से उसके पैर के तलवों में तेल को रगड़ रही थी, जिसे अभी अभी सर्वेंट ने गर्म करके लाया था। वहीं उसके चारों तरफ ब्लोअर लाकर लगा दिया गया था, जिससे उसके शरीर को थोड़ी गर्मी पहुंचाई जा सके। इस वक्त उसे ब्लैंकेट से कवर किया गया था। वहीं धीरे धीरे कर अब मन्नत की हार्ट बीट नॉर्मल हो रही थी, जो पूरी तरह से डूब चुकी थी। अब जाकर डॉक्टर को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह अक्षत और कुश उसे घूर रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था मानो यह लोग उसकी जान निकाल लेंगे अगर मन्नत को कुछ हुआ तो। वहीं वह जब अपना काम खत्म कर लेता है तो धीरे से पीछे मुड़कर उन लोगों की ओर देखता है जहां बाकी सबके सर झुके हुए थे। वहीं अक्षत और कुश उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। उसके तो मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी कुश बहुत ही गुस्से में बोलता है कि अगर एक सेकंड के अंदर तुम्हारे मुंह से आवाज़ नहीं निकली तो तुम दोबारा ज़िंदगी में कुछ बोलने लायक नहीं रह पाओगे। उसकी ऐसी डरावनी बातों को सुनकर बेचारे डॉक्टर का तो पूरा शरीर डर से कांप जाता है। वह तुरंत ही हड़बड़ाते हुए बोलता है, अरे अरे नहीं सर, वो तो मैं ये कह रहा था कि अब बच्ची बिल्कुल ठीक है और जैसी उसकी कंडीशन थी। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि इतने लो टेम्परेचर में वह अभी तक ऐसे जिंदा कैसे है। डॉक्टर ने यह नहीं देखा था कि उसके शरीर पर गर्म कपड़े नहीं थे। उसे तो यही लगा था कि उसने गर्म कपड़े पहने थे, फिर भी ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बाहर पूरी रात ऐसे पड़े रहने की वजह से कोई भी बीमार हो सकता था। अगर उसे पता चलता कि उसने कोई गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे, वह अपने सिंपल कपड़ों में थी, तो बेचारे का तो होश ही उड़ जाता। वहीं डॉक्टर की बात सुनकर सबको थोड़ा राहत मिलता है, लेकिन वहीं अक्षत और कुश सोचने लगते हैं कि वाकई में उसकी जगह कोई और होता तो अब तक उसकी जान निकल गई होती। वैसे भी लड़कियों की जान बहुत ही नाजुक होती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। तभी कुछ बोलता है कि अभी और कुछ ट्रीटमेंट करना बाकी है कि सब हो गया। तो डॉक्टर बोलता है कि सर सब हो गया है, बस यह दवाइयाँ लिख दी है,
जब यह होश में आ जाएंगी तो उन्हें खिला दीजिएगा, जिससे उनके शरीर की अकड़न चली जाए। तो कुश उसके हाथ से पर्ची ले लेता है और वह फिर अपने आंखों के इशारे से उसे जाने को कह देता है। डॉक्टर भी जल्दी से वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वैसे भी उसे इन डेविल भाइयों के बीच रहने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। उसके जाने के बाद राजीव जी धम्म से पास पे पड़े सोफे पर बैठ जाते हैं। यही हाल विजय जी का भी था। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वहीं अब तक दादाजी भी ब्रेकफास्ट करने के लिए घर से बाहर आ गए थे और जब वह देखते हैं कि उनके घर का कोई मेंबर ही दिखाई नहीं दे रहा है तो वह थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वह घबराते हुए चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाने लगते हैं, फिर भी उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। तब वह एक सर्वेंट को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि सारे लोग कहाँ चले गए। तब वह सर्वेंट बुलाता है, बताता है कि ऊपर क्या हो रहा है। जैसे ही दादाजी सर्वेंट की बात सुनते हैं तो उनके आंखों में खून उतर आता है। दादाजी बिना अपनी उम्र की परवाह किए भागते हुए ऊपर छत की ओर जाने लगते हैं। वहीं सर्वेंट जब दादाजी को इतनी फुर्ती से भागता हुआ देखता है तो उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। क्या बूढ़े दादाजी के हड्डियों में इतनी जान है कि वह इतनी तेजी से भागकर जा रहे हैं। बस 1 मिनट ही हुए होंगे, दादाजी 3rd फ्लोर पर आ चुके थे। वह तुरंत ही एक जोरदार धक्के के साथ दरवाजे को खोलते हैं। वहीं इतनी तेज दरवाज़ा खुलता हुआ देखकर सभी लोग चौंक कर उधर देखते हैं तो दादाजी अपनी लाल आंखें लिए हुए वहां खड़े थे। उन्हें ऐसे रूप में देखकर एक बार तो सभी लोग डर जाते हैं। दादाजी बहुत ही तेजी के साथ अंदर आते हैं और वह बेजान सी उस नन्ही सी गुड़िया को बेड पर देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे उनकी जान ही निकल जाएगी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके होठों का रंग नीला पड़ा हुआ था, वहीं चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ पीला पड़ चुका था। दादाजी को समझने में देर नहीं लगती है कि यह सब काम किसका है। वह गुस्से में चिल्लाते हैं, रुद्र तुमने यह अच्छा नहीं किया। दादाजी का इतना ज़्यादा गुस्सा देखकर घर में खड़े सभी लोग डर से कांप जाते हैं। आज पहली बार उन्होंने दादाजी का इतना गुस्सा देखा था, वरना जब से वह लोग यहाँ थे दादाजी का गुस्सा उन्होंने कभी नहीं देखा था। हाँ, दादाजी सख्त मिजाज जरूर थे। वह सबसे बहुत ही कड़क तरीके से बात करते थे, लेकिन गुस्सा कभी नहीं करते थे और उन्हें अगर कभी किसी पर गुस्सा भी आता था तो वह बहुत ही छुपाकर उस पर अपना गुस्सा निकालते थे। और दादाजी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। वह अपने मुजरिमों को ऐसी सज़ा देते थे कि घर में कभी आज तक कोई उनकी हकीकत नहीं जान पाया, सिवाय उनके बच्चे, बेटे और उनकी पत्नी के। यहाँ तक कि मेनका जी और सोनाली जी को भी कुछ नहीं पता था कि दादाजी अपने दुश्मनों को कैसी मौत से भी बदतर सज़ा देते हैं। वहीं विजय जी और राजीव जी समझ जाते हैं कि पापा जी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। अब रुद्र को उनके हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। वह दोनों अपना सर हिलाकर रह जाते हैं। वह कर भी क्या सकते थे। आखिर में उनके बेटे ने इतनी बड़ी गलती जो की थी, अरे गलती क्या कहो, उसने तो एक महापाप कर दिया था। आज उसने अपनी पत्नी को अपने ही हाथों मार डाला था। जहाँ एक ओर यह सब हो रहा था, वहीं दूसरी ओर रुद्र जो सुबह ही कहीं निकल कर गया था, वह और कहीं नहीं गया था। वह अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास आया था, क्योंकि वह पिछले कई सालों से अपने नाइट मिरर का इलाज करवा रहा था, लेकिन आज तक कई तरह का एक्सपेरिमेंट करने और कई तरह की दवाइयाँ खाने के बावजूद उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने
वह सपना न देखा हो और एक पल भी सुकून से सोया हो, लेकिन वह बहुत ही सुकून महसूस कर रहा था। वह रात के किस पहर सोया था वह तो उसे भी नहीं याद था। वह डॉक्टर को एक एक कर सारी बात बताता है कि रात में उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा उलझन हो रहा था। वह अपने कपड़े निकाल दिया था और फिर वह लेट गया था, लेकिन फिर भी उसे बेचैनी हो रही थी। और फिर वह धीरे धीरे कब सो गया उसे पता नहीं, लेकिन सुबह वह जब उठा तो उसे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। एक एक कर अपनी सारी बातों को बताने के बाद वह ध्यान से डॉक्टर के चेहरे को देखने लगता है। वहीं डॉक्टर कुछ सोच में था, वह कुछ नहीं बोल रहा था। वहीं रुद्र अपनी बेचैनी को दबा नहीं पा रहा था। वह गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर खींच देता है, जिस वजह से बेचारा डॉक्टर, जो कि उसका ही दोस्त था, वह लड़खड़ाकर सोफे से सीधा जमीन पर गिर जाता है। वह गुस्से से रुद्र को घूरने लगता है। तभी रुद्र गुस्से में बोलता है कि अगर तूने जल्दी से अपना मुंह नहीं खोला तो याद रख, मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। और तेरे एक्सपेरिमेंट के लिए जो फंडिंग मैंने की है वह सब बंद कर दूंगा। उसकी बातों को सुनकर जो अभी गुस्से से रुद्र को घूर रहा था वह तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है और जल्दी से उसकी चापलूसी करते हुए बोलता है, अरे भाई भाई गुस्सा मत करो, मैं बहुत ही ध्यान से तुम्हारे सभी बातों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था जिससे मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। तो वह फिर से उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाकर उसकी जगह पर बैठा देता है और उसी तरह रुद्र अपने दोस्त का कॉलर पकड़े हुए बोलता है, तो कड़ी जोड़ ली ना, अब जोड़ने के बाद बता दे क्या नतीजा निकला। वही उसका दोस्त, जिसका नाम समर था। वैसे तो समर के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उसे डॉक्टर बनना था, वो भी दुनिया का टॉप नंबर 1 डॉक्टर, जिस वजह से वह अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन न करके इस लाइन को चुन लेता है। वहीं उसके पापा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इस वजह से वह उसे उसके मनपसंद काम को करने से बिल्कुल नहीं रोकते हैं। सक्सेना एंड सक्सेना इंडस्ट्रीज का एक लौता वारिस था। उसके पापा भी टॉप 10 बिजनेसमैन की सूची में आते थे। समर का भी चार्म किसी से अलग नहीं था, वह भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन वह रुद्र से थोड़ा कम था। वहीं रुद्र अपनी खा जाने वाली आंखों से समर को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर समर ने जल्दी से उसे न बताया तो रुद्र उसकी जान ही निकाल लेगा। रुद्र को इस समय इस चीज़ को जानने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी कि आखिर में उसे आज सपना क्यों नहीं आया। वही समर, जो उसकी हर बात को पूरी तरह से सुनकर जोड़ तोड़ मरोड़ कर देख चुका था, उसे कोई भी नतीजा समझ नहीं आता है। भला इतनी सारी दवाइयों के बावजूद और इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बावजूद जो कभी कुछ नहीं हुआ, वह आज ऐसे कैसे अजूबा हो सकता है। वहीं उसे फिर से खामोश देखकर अब की बार रुद्र से जोर से एक लात मारता है। वहीं बेचारा समर फिर से जमीन पर जाकर औंधे बल गिरता है। वह जोर से चिल्लाता है, अरे साले दुष्ट पिशाच कहीं का, मेरी जान निकाल कर मानेगा क्या। वहीं रुद्र उसे आंखें दिखाते हुए बोलता है, मैं इतनी देर से परेशान हूँ, सुबह उठकर सीधा भागते हुए तेरे पास तेरा सड़ा हुआ मुंह देखने चला आया, और तू है कि पिछले 1 घंटे से लगातार इसी तरह सोचे जा रहा है। मुझे लगता है कि तेरे सर से तेरा दिमाग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तू कुछ भी नहीं सोच पा रहा है तो दिमाग को रख कर क्या करेगा। उसकी बातों को सुनकर
बेचारे समर का मुंह बन जाता है। वह बोलता है, अरे यार, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ था तेरे साथ जो तू अचानक से ऐसे सपनों को देखना भूल गया। मुझे लगता है कि तेरा टाइम सपने देखने का यहीं तक का था, अब वो खत्म हो गया है। ऐसा कर, तू घर जा और आज रात को सोना और सुबह आकर मुझे बताना कि क्या फिर से तुझे सपना आया है। अगर मेरा एक्सपीरियंस सही है तो तुझे इतने सालों तक सपना आना था। साइंस के अनुसार तेरी उम्र इस वक्त 26 साल की है, तो लगता है तुझे 26 साल तक सपना आने वाला था और उसके बाद नहीं आता। वहीं रुद्र उसकी ऐसी बेतुकी बातों को सुनकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है। वह गुस्से में बोलता है, तू किसे बेवकूफ़ बना रहा है? यह साइंस की बातें बोल रहा है या तू जोक टोटका कर रहा है? हाँ, तू मुझे बेवकूफ़ समझता है। सही सही मुझे बता, वरना मैं तुझे मारने में एक पल की देरी नहीं लगाऊंगा। वहीं बेचारा समर, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह कहता है कि इस डेविल से अपनी जान कैसे बचाऊं। मुझे लगता है कि अगर मैंने इसे कुछ सॉलिड डिसीजन नहीं दिया तो यह मेरे हाथ पैर तो ज़रूर ही काट डालेगा। वैसे भी इस डेविल से रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सोच बेटा सोच समर, तुझे इसे कौन सा सॉलिड डिसीजन सुनाना है जिससे यह तुझ पर शक भी न करे और तेरा काम भी हो जाए और तू इस डेविल के चंगुल से भी बच जाए। यह सोचते हुए वह अपने दिमाग के घोड़ों को बहुत तेजी से दौड़ाने लगता है। वहीं उसे फिर से शांत होता देखकर अब रुद्र का गुस्सा उस पर फूट पड़ता है। वह जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। इतना कहकर वह अपनी जेब से अपने बंदूक को निकाल लेता है। वहीं उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर बेचारे समर की जान ही हलक में अटक जाती है। अरे यार, मैं इस खून खराबा से बहुत दूर रहता हूँ। मैंने तो आज तक खून की बूंद भी नहीं देखी है। वह हड़बड़ाते हुए पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। वहीं वह इस वक्त भूल गया था कि वह डॉक्टर था और हर रोज चीड़-फाड़ करता है। वह तो बेचारा इतना ज़्यादा डर गया था कि उसके मुंह में जो आ रहा था वही बके जा रहा था। वह कहता है, देख देख रुक, मैं तुझे बताता हूँ। शांत हो जा मेरे लाल, शांत हो जा। मैं तुझे बता रहा हूँ ना, क्या कारण होगा। लगता है मैंने जो इस बार तुझे दवाइयाँ दी है, मैंने उस पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। वह दवाइयाँ काम कर गई और यह उसी का असर है जो अब तेरा नाइट मिरर ख़त्म हो रहा है। ऐसा कर, तू उस दवाइयों को डेली उसी तरह से खाते रह। पहले तो मैंने सोचा था कि उसे एक हफ्ते बाद जब मेरा टेस्ट पूरा हो जाएगा तो ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं टेस्ट में पूरी तरह पास हो गया हूँ और मेरी दवाइयाँ अब अच्छे से काम कर रही है। इसलिए तू उसे डेली खाते रहना। इस तरह तेरे यह नाइट मिरर वाला प्रॉब्लम धीरे धीरे कर ख़त्म हो जाएगा। उसकी बातों को सुनकर रुद्र को भी लगता है कि वह सही बोल रहा है। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले समर ने अपनी कुछ नई दवाइयाँ रुद्र को दिया था और उसे भरोसा दिलाया था कि इस दवाई को खाने के बाद तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से आज़ादी मिल जाएगी। तो उसे लगता है कि शायद यह उसकी दवाइयों का ही असर है। यह सोचकर अब जाकर उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन दिखाई देता है। वह शांति से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। वहीं बेचारे समर, जिसकी सांस अटकी हुई थी, वह एक लंबी सांस छोड़ता है और बोलता है, बाप रे बाप, जान बचे तो लाखों पायो। इतना बोलकर वह अपने सीने पर हाथ रख लेता है। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वह अपने दिल की ओर देखने लगता है और बोलता है, थैंक गॉड तुम अंदर ही हो। मुझे लगा था कि तुम बाहर निकल गए हो क्योंकि तुम इतने ज़्यादा तेज तेज धड़क रहे हो।
तो मुझे लगा कि तुम बाहर से ही धड़क रहे हो। अब यार कोई हमारे इस समर जी को समझाए। यह एक चॉकलेटी बॉय हैं, लेकिन यह एक फेमस डॉक्टर भी हैं और इनकी डॉक्टरी की, इनके इलाज की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। यह बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं अपने मरीजों का। उन्हें दवाइयों के साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट भी अच्छे से करते हैं, जिससे यहाँ कोई मरीज आता है तो वह दुखी और असहाय और तकलीफ में महसूस नहीं करता है। यह सब इनकी मेहरबानी है। इस वजह से समर सक्सेना को सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इनका बहुत ज़्यादा नाम है। बहुत सारी लड़कियां सिर्फ समर सक्सेना से ही अपना इलाज करवाना पसंद करती हैं, चाहे वह छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो। जहां एक और रुद्र को अपने सवालों का जवाब मिल गया था, वहीं दूसरी ओर अब तक 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी भी मन्नत को होश नहीं आया था। घर के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। अक्षत और कुश ने तो डॉक्टर के कनपट्टी के ऊपर बंदूक लगाकर उसे तो यहीं बैठा दिया था। वह बेचारा भी सांस रोके बैठा हुआ था। वह भी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि इस बच्ची को जल्दी से होश में आए। अगर यह होश में नहीं आई तो यह डेविल उसकी जान निकाल लेंगे। वैसे तो उसने उन लोगों को बताया नहीं था कि अभी भी मन्नत के होश में आने का बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन उसे पता था कि यह लड़की जब इतनी स्ट्रांग है कि वह मौत के मुंह से निकलकर बाहर आ गई है तो होश ज़रूर आएगा। इसी वजह से उसने ज़्यादा कुछ इन लोगों को नहीं बताया था। अगर इन्हें पता चलता कि अभी भी मन्नत की जान खतरे में है तो यह लोग तो तुरंत उसे ही गोली से उड़ा देते, जिस वजह से वह बहुत ही अच्छे तरीके से मन्नत का इलाज कर रहा था और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि इस बच्ची को जल्दी से होश में लाए। अब तक 6 घंटे बीतने को थे, मन्नत होश में नहीं आ रही थी। वहीं अब पूरा परिवार परेशान हो गया था। वहीं दादाजी अपने आंखों में आंसू भरे बस एकटक मन्नत की ओर देख रहे थे। वह बार बार अपने मन में यही सोच रहे थे, क्या उन्होंने इस बच्ची के लिए यह फैसला लेकर गलत किया? क्या उसका पोता कभी नहीं सुधर सकता है? जब आज अपने पहली रात में ही उसने इस बच्ची के साथ इतना गंदा व्यवहार किया है तो आगे वह इसके साथ क्या क्या कर लेगा। दादाजी को अच्छे से पता था आज उनके पोते की जगह अगर किसी और ने उसके ऊपर इस तरह हाथ उठाया होता या उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार किया होता तो शायद ही वह इस पृथ्वी पर जिंदा होता, और वह उसके साथ उसका पूरा घर खानदान ही गायब हो जाता। लेकिन यह उसका दादाजी का नालायक पोता था जिसे मन्नत ने बर्दाश्त किया था, वरना वह किसी को ऐसे आसानी से छोड़ दे यह तो उसने कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं था। दादाजी ने देखा था रुद्र बड़े ही आराम से सुबह घर से निकल गया था। ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस समय दादाजी का खून खौल रहा था। अगर रुद्र इस समय दादाजी के सामने आ जाता तो वह अपनी छड़ी से उसकी टांगें तोड़ डालते। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद किए हुए बैठे थे। उन्होंने रुद्र को कई बार कॉल किया था पर रुद्र उनकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वहीं अब दादाजी के गुस्से का बांध टूट पड़ता है। वह तुरंत ही रुद्र के सेक्रेटरी यानी यतिन के पास फ़ोन मिला देते हैं और गुस्से में बोलते हैं, रुद्र कहाँ है? वहीं जैसे ही यतिन दूसरी तरफ से फ़ोन उठाता है, दादाजी की इतनी कठोर आवाज़ सुनकर वह अंदर तक हिल जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि दादाजी इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं।
वह तो डर से कांपने लगता है, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। इन पोते और दादा के बीच में वह बिल्कुल किसी तबले की तरह बजाया जाता था। लेकिन आज दादाजी का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इस वजह से उसे लगता है कि हे भगवान, इस रुद्र ने कोई गड़बड़ न किया हो, वरना वह तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन साथ में दादाजी मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर वह हकलाते हुए दादाजी से बोलता है कि सर एक मीटिंग में है। वहीं दादाजी कहते हैं उसे तुरंत कहो कि मीटिंग छोड़कर घर आए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो याद रखेगा, मैं उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। जिस मीटिंग के लिए वह इतना सब कुछ कर रहा है ना, इतनी मेहनत कर रहा है, तो आराम से जाकर मौज करे। उसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही उसे कंपनी मिलेगी और ना ही उसे मेहनत करना पड़ेगा। उस दादाजी की बातों को सुनकर बेचारे यतीम की तो आंखें ही फट जाती है। वह मन ही मन अब कल्पना करने लगता है, रुद्र से कंपनी छीन ली गई है, दादाजी ने उसे घर से निकाल दिया है। रुद्र फटे पुराने कपड़े में, जो चारों तरफ से ऐसे लग रहा था देखने से जैसे कुत्ते ने चीड़ फाड़ कर नीच दिया हो, इस तरह पहने हुए, अपने हाथों में भीख का कटोरा लिए हुए सभी के सामने भीख मांग रहा था। और वहीं यतीम राजा की तरह बैठकर उसके कटोरे में एक एक रुपए का सिक्का डाल रहा था। अरे यार, इतना अमीर होने के बाद सपने में भी यह कंजूसी कर रहा है। यानी इसे नोटों की गड्डी नहीं बल्कि एक एक रुपए का सिक्का देने का मन किया। हद है यार हमारे नितिन बाबू की, इनके कंजूसी की तो बात ही क्या कहें। वहीं दादाजी गुस्से में बोलते हैं, तुम्हें सुनाई दिया कि नहीं? अगर तुमने उसे घर नहीं भेजा तो दूसरे दिन अफ्रीका जाने के लिए तैयार रहना। वहीं जैसे ही यह बात यतीम के कानों में जाती है, वह तुरंत ही लड़खड़ाकर अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। इस वक्त वह सोफे पर बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था, लेकिन दादा की यह बात कि उसे कल ही अफ्रीका भेज देंगे उसे सदमा देने के लिए काफ़ी था। वह उसी तरह ज़मीन पर लेट जाता है और अपने ठुड्डी पर हाथ रखकर अपने सर को उस पर रख लेता है और बोलता है कि हे भगवान, मैंने अगले जन्म में कौन सा पाप किया था जो यह पोता और दादा मुझे हमेशा अफ्रीका भेजने की धमकी देते रहते हैं। अगर मैं अपने काम में अच्छा न होता तो यह दोनों डेविल मुझे अब तक अफ्रीका भेज चुके होते और वहाँ के खूंखार इंसानों के बीच अब तक मैं गायब हो चुका होता। हे भगवान, इन लोगों से मुझे बचा लो। पता नहीं वह कौन सा दिन होगा जब मैं इसके सेक्रेटरी के जॉब से रिजाइन करूंगा और मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। इतना बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर ही अपना सर पटक पटक कर रोने लगता है। इस वक्त वह पेट के बल लेटा हुआ था, जिस वजह से उसे अपना सर पटकने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उसे तो लग रहा था कि वह अभी यहीं मर जाए। इन लोगों ने उसका जीना हराम कर रखा है। थोड़ी देर बाद रुद्र जब मीटिंग से बाहर आता है तो यतीन जल्दी से भागकर उसके पास जाता है और वह दादाजी ने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही कह सुनाता है। वहीं दादाजी के इस आर्डर को सुनकर रुद्र का खून खौल जाता है। वह गुस्से में बोलता है कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कंपनी से बेदखल करने की। मैंने इस कंपनी को इतनी मेहनत से इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है और जब आज यह
आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, तो वह मुझे बेदखल करने को कह रहे हैं। रुद्र का गुस्सा इस समय चरम पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादा ने आखिर में उसे ऐसा क्यों कहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर में क्या हो रहा है, और न ही उसने एक बार भी घर से निकलने के बाद जानने की कोशिश की कि घर में क्या हो रहा है। इस समय रुद्र बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तनतनाया था। उसे दादाजी से इस बात का जवाब लेना था, और जब उन्होंने फरमान जारी कर दिया है तो उसे घर तो जाना ही पड़ेगा। वह तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर घर की ओर निकल जाता है। वहीं इस वक्त राजीव जी, विजय जी, मेनका जी और सोनाली जी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अक्षत, कुश और कार्तिक को भी अपने भाई की यह हरकत अच्छी नहीं लगी। वह लोग भले ही कुछ बोलते हों और कैसे भी हों, लेकिन वह किसी औरत के साथ इतना गलत करने की सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। उन्हें अच्छे संस्कार मिले हैं, वह इतना घटिया काम नहीं कर सकते हैं, वह इतने नीच गिरे हुए नहीं हैं। आखिर में उनके भाई ने इतनी घटिया हरकत कैसे की। वह लोग भी अपने भाई से नाराज थे। राजीव जी का तो मन कर रहा था कि अपने बेटे के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारे। आखिर में वह इतना हार्टलेस कब से हो गया कि उसे किसी का तकलीफ भी नहीं दिखाई दिया। वह यह सोचकर ही कांप जाते थे कि पूरी रात ऐसे कम कपड़ों में वह बच्ची कैसे ठंड में जिंदा रह पाई होगी। उसने खुद को बचाने के लिए कितना स्ट्रगल किया होगा। यही सब सोचकर उनकी आंखों में भी गुस्सा उतर आया था। वहीं दादाजी का तो पूछिए ही मत, वह तो इस समय पूरा पागल हो चुके थे। उन्हें बस इस बात का तकलीफ था कि उनके एक वचन की वजह से उस मासूम सी बच्ची का हाथ इतना बंधा हुआ था कि कोई उस पर जुल्म करता गया और वह उसे बर्दाश्त करती गई। काश उन्होंने उससे वचन न लिया होता। आज उन्हें अपने ही फैसले पर रिग्रेट हो रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रुद्र जब घर पहुंचेगा तो सभी लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? वहीं विजय जी और राजीव जी का क्या फैसला होगा? और दादाजी रुद्र के ऊपर कितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे? वह उसके साथ क्या करेंगे? क्या सच में वह उससे कंपनी छीन लेंगे, या रुद्र ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा और वह उन सबसे तलाक करने की मांग करेगा? और क्या सच में दादाजी अब उसके इस रवैये की वजह से मन्नत का उससे तलाक करवा देंगे? तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है, मिलते हैं जानने के लिए। इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोगों ने यह शिकायत की है कि मैं डेंजरस माफिया क्वीन का एपिसोड नहीं दे रही हूँ, और किसी दोस्त ने तो यह कहा है कि मैं इस विश्वरूपा का एपिसोड नहीं दे पा रही हूँ। अरे यार, क्या करूँ, इतना छोटा सा दिन होता है और उस पर इतने ढेर सारे काम होते हैं। बहुत ही मुश्किल से वक्त निकाल कर मैं स्टोरी लिख पाती हूँ, जिस वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है कि मैं एक स्टोरी के अलावा दूसरी स्टोरी भी लिख सकूं। और इस स्टोरी का पहला एपिसोड लिखने के लिए मैं पिछले 3 दिन से थोड़ा थोड़ा करके लिख रही थी, जिस वजह से मैं इतना बड़ा एपिसोड दे पाई हूँ। यार, आप लोग यह बिल्कुल मत सोचिए कि मैं अपनी किसी भी स्टोरी को दूसरे चैनल वालों की तरह आधे अधूरे में छोड़ूंगी। यह मेरी अपनी बनाई स्टोरी है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। मैं अपनी सारी स्टोरी को पूरी करूंगी, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि मैं एक स्टोरी ही एक दिन में लिख पाती हूँ। आगे मन्नत को अभी और कौन कौन सी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, रुद्र उसे और किस किस तरीके से टार्चर करेगा, यह आपको आगे के एपिसोड में सुनने को मिलेगा।
तो स्टोरी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरी स्टोरी में बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।